अच्छा जी, सो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन देख रहे थे लास्ट क्लास में, तो मैं एक जल्दी से एक ब्रीफ सा रिकॉल दे देता हूँ। हम पूरी मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में या जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन है, इसमें हम बेसिकली हमारा प्राइमरी पर्पस क्या होता है करने का? हमारे पास डेटा होता है, राइट? हमारे पास डेटा होता है, हमें क्या करना होता है? हमें उस डेटा की अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हमें उस डेटा की अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए तो हम जो है हम क्या कर सकते हैं, हम फिर आगे फोरकास्ट कर सकते हैं, आगे जो अनसीन डेटा है उस पर जनरलाइज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरल जो पर्पस होता है वो ये होता है कि यू नीड टू फाइंड द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, एंड दैट अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा could be in two categories. One is parametric distribution. Parametric distribution का मतलब ये it's just like a ready-made कुर्ता, ready-made कपड़े, उसकी कुछ sizes होंगी, यानी उसके कुछ parameters होंगे, and you have to find those parameters. The दूसरी side is the non-parametric distribution, जो कि अभी तक हमने बिल्कुल टच नहीं की। हम वापस आ जाते हैं अपनी पैरामेट्रिक वाले मॉडल्स के ऊपर, पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हमने हमने रिग्रेशन की, राइट? हमने रिग्रेशन को देखा। तो रिग्रेशन में हम जो ओएलएस करते तब तुमने थे, कोई स्क्रीन शेयर की हुई है क्या? नहीं अभी तक कोई कुछ मैंने शेयर नहीं किया। सो तो सही है, ठीक तो है, मैं वही पूछ रहा था, कोई रिग्रेशन लिख में, लो। हाँ, रिग्रेशन में जो हमने ओएलएस किया था, रिग्रेशन में हमने लाइन बनाई थी, राइट? लाइन के पैरामीटर्स को हमने, लाइन का एक इंटरसेप्ट और एक कोफिशिएंट था। तो हमने क्या किया था, हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर टेक्निक यूज करके हमने इनके पैरामीटर्स को डिटरमिन किया था। जो बीटा नॉट और बीटा वन, यानी कि वो जो भी हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन में बीटा थे ना, वो पैरामीटर्स थे बेसिकली, उस अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स। सही है। सो OLS was तब one थोड़ी tech. आवाज कट रही है, So so what I was saying is आवाज ब्रेक हो that रही है। अब आ रही है सही? हेलो, एक्सक्यूज मी। अभी फिर से बोलो। अब सही आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, सही है, अभी बेहतर हो गया। सो अभी सो सही आ रही। सो सो वो हमने जो रिग्रेशन में हमारे पास लाइन थी, लाइन का हमने इंटरसेप्ट और स्लोप आइडेंटिफाई किया था, या इनफैक्ट जो भी हमारी लीनियर या क्वाड्रेटिक जो भी रिग्रेशन थी उसमें जो भी हमें पैरामीटर्स एस्टैब्लिश किए थे, वो पैरामीटर जो थे वो हमारे अंडरलाइन डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर थे। ठीक है, वो जो अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हम वो पैरामीटर से डिफाइन करते थे, और वो पैरामीटर हमने जिस टेक्निक से फाइंड किए थे वो टेक्निक थी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते थे, हमने लीस्ट स्क्वायर एरर टर्म हमने एक बनाया था, एक लॉस फंक्शन हमने बनाया था, उस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे थे, और उस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करके कर रहे थे। तो फिर ये जो आवाज ब्रेक टेक्निक हो रही है। थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब सही आ रही है आवाज मेरी? हाँ, जब हेलो, तुम पूछते हो तो सही आती है, फिर थोड़ा बोलना शुरू करते हो ना तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। मेरी सही आ रही है, मेरी भी हाँ ब्रेक हो रही है। तुम्हारी तो सही आ रही है, तुम्हारी तुम्हारी सही मेरी आ भी ब्रेक रही हो है रही है। मुझे। नहीं सही आ रही है, ब्रेक तो नहीं हो रही, अब तो सही आ रही है। बेसिकली मैं सिर्फ यही डिस्कस कर रहा था कि हम उस रिग्रेशन को जब डिस्कस, रिग्रेशन की हम कोफिशिएंट्स निकाल रहे थे, वो कोफिशिएंट्स या वो जो पैरामीटर्स थे वो उस मॉडल के अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहे थे, यानी कि हमने पूरे डेटा को उन पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया था वे। ठीक है, एंड वहां पे जो हमने टेक्निक यूज की थी, दैट टेक्निक वाज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर टेक्निक, ओएस टेक्निक। अच्छा, अब दैट इज नॉट ओनली टेक्निक, देयर आर वेरियस टेक्निक, और आज हम ऐसी ही कुछ टेक्निक्स देखेंगे, जिसमें से एक टेक्निक का नाम है एमएल एस्टिमेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, एंड एक और टेक्निक हम देखेंगे एमएपी, मैक्सिमम ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन। सो इन दोनों टेक्निक्स को हम जो है काफ़ी डिटेल में देखेंगे और ठीक है। इनकी मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से ये दोनों जो हैं काम करती हैं। सही है। सो अब मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने एक बेसिक बिल्कुल ओवरव्यू दिया था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ अमार, क्या आप स्क्रीन देख सकते हो?
हाँ देख रही है। अच्छा जी। सो पहले हम जो है एक थोड़ा सा इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं एंड फिर इसको जो है थोड़ा टेक्निकल नोट पे लेके चले जाएंगे। सो यहाँ पे देखो आपके पास जो है दो कॉइन्स हैं और दोनों कॉइन्स को आप जो हो 10 दफा उछाल रहे हो। सो अगर आप फर्स्ट कॉइन के आउटकम्स को देखो तो हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल। सो अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखो तो एग्जैक्टली हेड्स जो है वो 5 आए हैं और एग्जैक्टली टेल्स जो है वो 5 आए हैं। सो अगर मेरा इवेंट जो है मैं ये डिफाइन करता हूँ कि मुझे बताओ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड कितने आए, अगर मैं पॉइंट 1 को देखूं तो हेड मेरे आए हैं 5 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 10। सो 5/10 विच मीन्स 0.5। सो कॉइन वन जो है वो क्या है, वो एक अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है। बट अगर हम कॉइन टू को सही। देखें तो कॉइन टू के हेड्स जो हैं वो 2 हैं और टेल्स जो हैं वो 8 हैं। सो कॉइन टू की जो आउटपुट है, कॉइन टू का जो आउटपुट है वो तो 50-50 नहीं है ना। सो क्या हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो कॉइन टू है वो बायस्ड कॉइन है? तो इंट्यूटिवली मतलब हमारी फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग तो हमारी यही होगी ना इन आउटकम्स को देखकर। अगर मैं आपको दो रिजल्ट्स दूं तो दो आपके जो दो इसको देखते ही आपका जो कंक्लूजन होगा वो यही होगा। अच्छा जी, बट अब थोड़ा सा इसको हम्म। टेक्निकल टर्म्स में लेके जाते हैं। सो देखो, इस आइडिया को थोड़ा अच्छा सा एक इसमें मेरा फॉर्मुलेट। सवाल है, ये सैंपल साइज से फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज भी हमारा काफी छोटा है ना, ये कंक्लूड हाँ, करने के लिए। वो तो छोटा है। मैं तो सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए दे रहा हूँ ये एग्जांपल। अदरवाइज तो ये लार्ज सैंपल में भी तुम इसको बिल्कुल जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो डेफिनेटली तुम सही कह रहे हो, सैंपल साइज से फर्क पड़ेगा, बट फिर भी हम जो है मतलब हम जो ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी है ना, ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी हेड की हम्म। और ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटी हेड जो है वो एक अच्छा मेजर नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हम अगर देखें कॉइन वन वाली सीक्वेंस को देखें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 हो जाएगी, और अगर कॉइन टू को देखें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 हो जाएगी। बट दिस इज नॉट द ट्रू डिपिक्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। So actual हम्म। probability of head is basically a parameter that we have to establish using some techniques। और वो टेक्निक्स जो है अभी हम उनको फॉर्मुलाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। इन ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग दैट द कॉइन हैज टू बी अनबायस्ड, ठीक है। तो वो हमें पता है 0.5 होनी चाहिए। हम अपने लॉजिक से अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे ताकि हम फिर इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर सकें और दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर। सो लेट्स फॉर्मलाइज दिस आइडिया। हम बिगिन करते हैं अपना देखो, वी मॉडल द कॉइन टॉस प्रोसेस एज फॉलोज, ठीक है। कॉइन टॉस के तो दो आउटकम्स हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, ठीक है। जीरो को हमने टेल डिफाइन किया है और वन को हमने हेड डिफाइन किया है। बट अदरवाइज इन अ मोर जेनेरिक सेंस आपका जो आउटकम है ना वो x1 से लेके xn तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन अ जेनेरिक सेंस आपका आउटकम जो है x1 से लेके xn तक कुछ भी हो सकता है। हमारे अभी वाले केस में हमारे पास सिर्फ दो आउटकम्स हैं, x1 0 और x2 1। सो सही। हमारे पास ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि आपका जो आउटकम होता है ना उसके उससे एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड होती है। तो आपका जो भी आउटकम है उस पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और उस फंक्शन को कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। So this probability mass function takes value from your output space and maps it onto an interval of 0, 1 with a condition that कि जितने भी आपके सैंपल के अंदर आउटपुट्स हैं उन तमाम आउटपुट्स पे जब फंक्शन अप्लाई करोगे ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाला, तो जितने भी वो आपके पास इमेज सेट में एलिमेंट्स आएंगे उन सबका सम जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास लेट्स से ये डाइस होता और 6 आउटकम्स होते
So probability of 1 plus probability of 2 up to probability of 6 should be equal to 1. So ये कंडीशन जो है ये satisfy होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम जिस सिनेरियो में काम कर रहे हैं ये एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड मैंने लास्ट क्लास में भी इस बात पे तजवीज़ इस बात को कहा था कि बर्नौली मीन्स कि यू हैव टू आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। यहाँ पे सक्सेस को हमने डिफाइन किया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है जी। सो हेड आना सक्सेस है, ठीक है, और हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, तो हमने हेड आने की प्रोबेबिलिटी को म्यू अज्यूम कर लिया है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो म्यू है। एंड ये म्यू जो है ये हमारा पैरामीटर है, ये पैरामीटर हमें इवेंचुअली फिगर आउट करना है। अमार, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा इशू हो रहा है, मैं जब अपने आप को म्यूट करता हूँ ना तो फिर तुम्हारी आवाज़ डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है, तो आई डोंट नो क्या इशू है। अच्छा। इसलिए मैंने अपने आप को म्यूट पे नहीं रखा हुआ। हाँ हटा दो, भले म्यूट से हटा दो। अच्छा, सो वी आर फेमिलियर विद दिस रूल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2, ये जब हम चैप्टर 3 कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये बेस रूल है हमारे पास। एंड इट्स सिंपल, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, ये समझ में आ गया ना। x1, x2 यानी कि x1 इंटरसेक्शन x2, x2 गिवन x1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। अच्छा, अब हम यहाँ पे अज्यूम, हमारी अजम्पशन क्या है? हमारी अजम्पशन ये है कि जो दोनों इवेंट्स है ना x1 x2, ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, IID है, आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीनिंग ये कि मतलब हेड जो है वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये दोनों इवेंट्स जो हैं आपके इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इफ दैट इज द केस, अगर ये केस है तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट? यही होती है ना? इसमें ये आइडेंटिकली का मतलब ये है कि उनकी प्रोबेबिलिटीज भी सेम है? नहीं, आइडेंटिकल का मतलब कि उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। x1 x2 दोनों बर्नौली ट्रायल्स है ना, तो दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ठीक है। सही है। तो बेसिक वो याद नहीं है जब हम ए लेवल्स में थे S1 में एक फॉर्मूला पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हाँ सही। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही है यहाँ पे। ये जो इक्वेशन 2 में x2 गिवन x1 लिखा हुआ है ना, इसको आप रिप्लेस कर दो सिर्फ x2 से, ठीक है। So basically probability of x1 comma x2 is just probability of x1 multiplied by probability of x2. Similarly, अगर मेरे पास probability of x1 से लेके xn तक events हों, so just generalizing the concept that we have for 2 variables to n variables, we get a product from probability of x1 to probability of xn. सही है? So equation 3 समझ में आई है आपको? ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो के बजाय अब हमारे पास n इवेंट्स हैं और उन्हीं की जनरलाइजेशन है, उनका प्रोडक्ट है। एंड ये बात तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 जो है, और मतलब ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं ये म्यू से पैरामीटराइज हुई हुई है, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे देखा है कि एक x की प्रोबेबिलिटी जो है वो म्यू से पैरामीटराइज हुई है, ठीक है जी। अच्छा, सो हमारे पास जो है वो ये चेन थी, राइट? टेल 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 टेल। कितने टेल्स हैं हमारे पास? 8 टेल्स हैं। हेड कितने हैं? 2 हेड्स हैं। सो म्यू स्क्वायर, यानी कि हेड 2 है तो म्यू स्क्वायर, टेल 8 है तो 1 माइनस म्यू 8, ठीक है जी। इज दिस फाइन? यहां तक समझ में आई बात? अच्छा, अब अगर हाँ ये मुझे समझ में तो आ रहा है कि ये ड्राइव करी है हमने। ये जो प्रोडक्ट वाली बात कर रहे हो ये नहीं, ये प्रोडक्ट वाली तो मुझे समझ में आ गई। ये प्रोडक्ट से जो हमने इसको सॉल्व किया है, म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस म्यू हाँ 8। ये तो देखो ना, ये तो यहाँ पे तो ये हमने सीक्वेंस को देखा है ना।
हमारा सक्सेस डिफाइन हुआ हुआ हेड आना। हेड कितने हमारे पास मौजूद है, एक दो, तो इस वजह से उनकी हेड आने की प्रॉपर्टी हमने ऊपर बताई हुई थी, यहाँ पे क्या थी, म्यू, 2 लाख दिस है ये। तो म्यू स्क्वायर हो गया। टेल कितने हैं हमारे ओके। पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेल्स हैं। टेल आने की प्रॉपर्टी क्या है, 1 - म्यू, तो 1 - म्यू मल्टीप्लाई बाय 1 - म्यू मल्टीप्लाई बाय 1 - म्यू कितनी दफा होगा, 8 टाइम्स होगा, तो 1 - म्यू रेज टू द पावर 8। सही है। सो ये सही है, सही है। एक्सप्रेशन जो है ना हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास दो हेड आने का, दो दो हेड और 8 टेल आने का, ठीक है, 2 हेड्स एंड 8 टेल्स आने का जो एक्सप्रेशन है वो ये है। अब अगर हमसे कोई कह ले कि यार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 30% है, तो 0.3, तो यहाँ पे म्यू की जगह मैंने 0.3 डाल दिया और 1 - म्यू की जगह मैंने 0.7 डाल दिया, तो फिर हम इस तरीके से ये निकाल सकते हैं, ये हमारा सही है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो ये ठीक हमें है। हेड आने की ये प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता कि कितनी है, ठीक है, ये तो हम अज्यूम कर रहे थे कि 30%, ठीक है। सो अब हम ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे उसको MLE यूज करके। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है ना, इवेंट 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वो। 2 हेड्स एंड 8 टेल्स, राइट। सो हाँ, सही है। अब हमें बेसिकली, अब हम जब MLE वाली टेक्निक यूज करते हैं ना, MLE वाली टेक्निक में हमें करना ये होता है कि हमें ये जो एक्सप्रेशन है म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 - म्यू रेज टू द पावर 8, हमें म्यू की एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है सच दैट ये एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाए। So we need to have a value ठीक है। of mu which maximizes this probability, which maximizes this likelihood function, ठीक है। So thus far we have considered as a function of x parameterized by mu. If we okay, if we view this function as a function of mu, then it is called a likelihood function. So अगर हम इसमें x को known कर दें, ठीक है, assume करें कि x known है और mu unknown है, parameter is unknown, तो फिर हम इस फंक्शन को likelihood function कहते हैं। सही है अमार, बात समझ में आ रही है, हाँ, सही है। ठीक है। So maximum likelihood estimation basically chooses a value of mu that maximizes the likelihood function given the observed data. So based on, मतलब एक्सेस हमें पता है, so based on the observed data हमें mu को maximize करना है। So ये जो हमारा ऊपर फंक्शन था, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए म्यू की जो कि इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करे। अच्छा, अब जनरली टिपिकली होता ये है कि ये जो म्यू है ना, ये तुम्हें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट नजर आ रहा है ना, ये म्यू और 1 - म्यू ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं अमार। मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, सो अब मल्टीप्लिकेशन से अलजेब्रा मुश्किल हो जाती है। अब मल्टीप्लिकेशन को समेशन में कैसे कैसे चेंज करते हैं, समेशन में अगर उतने तुम्हारे पास, टाइम्स सम कर देंगे। क्या कर देंगे, लाइक अगर तुम्हें लेट्स से 2 × 2 करना है। 2 × 2 तो खैर बहुत ही ख़राब एग्जांपल है। लेट्स से 3 × 3 हम कर रहे हैं, तो हम 3 को 3 बार अगर प्लस कर दें तो वही बन चलो जाएगा। वो तो चलो सही है तुम्हारे पास, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये म्यू स्क्वायर 1 - म्यू रेज टू द पावर 8, इस एक्सप्रेशन को मुझे कौन सी अल्जेब्रिक मॉडिफिकेशन मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ सच दैट कि ये जो है वो समेशन में चेंज हो जाए। हम्म, समेशन में चेंज हो जाएगा। देखो ना, हमारा हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप का है ना, हमारे पास ये म्यू है, ठीक है, और 1 - म्यू है, ठीक है, और इनका ये प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हम्म। तो अब हमें करना क्या है, हमें जो है इनको समेशन में, ये प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करना है। ये मैंने जेनेरिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है,
ये आर्बिट्री हमारे पास जितने हेड्स हैं जितने टेल्स हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आउटकम्स वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो इस प्रोडक्ट को, ठीक है, इस प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करने के लिए हम अब इसके ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब लॉग हाँ ट्रांसफॉर्मेशन का ठीक है, ठीक है, लॉग से कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। वो फायदा ये है कि लेट्स से देखो, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन की पीक जो है ना इस वैल्यू पे अप्लाई हो रही है। अब इस फंक्शन के ऊपर अगर मैं लॉग भी अप्लाई कर दूं तो सही है, इसकी पीक जो है ऊपर नीचे हो जाएगी, हो सकता है नीचे हो जाए, ठीक है। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस फंक्शन की भी जो वो वैल्यू है ना जिसपे इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट चेंज नहीं होता। यानी के जो जो म्यू की वैल्यू है जो जो के ओरिजिनल फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगी, वही म्यू की वैल्यू उसके लॉग को भी मैक्सिमाइज करेगी। ये बात समझ में आई? सही है। हाँ, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये होल्ड करती है फॉर एवरी फंक्शन, जैसे वो फंक्शन जिनमें एक ही मैक्सिमम होता है, लोकल लोकल ये वगैरह का ये कोई कॉन्सेप्ट लॉग नहीं ये होता। लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी है। ये लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये जो चीज़ है ना मैथमेटिकली लॉग फंक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। और ये इस वजह से होती है क्योंकि है। लॉग फंक्शन जो होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने की वजह से लॉग फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि वो स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स को प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है। प्रॉपर्टीज देखो, we usually maximize the log likelihood function rather than the original function, often easier to take derivative because product का डेरिवेटिव लेना मुश्किल है, समेशन का डेरिवेटिव लेना आसान है, ठीक है। और फिर हमें ये भी पता है कि द log function is monotonically increasing, thus the maximum argument max is the same। यानी कि बेसिकली ये इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो ओरिजिनल फंक्शन है ना हमारा, उसका उस फंक्शन में म्यू की जिस वैल्यू पे वो फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, उसी म्यू की वैल्यू पे इसी फंक्शन का लॉग भी मैक्सिमाइज होगा। एंड दैट्स बिकॉज द लॉग फंक्शन हैज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। सही है। अच्छा, और ये लॉग, बात मिनिमम के लिए भी होल्ड करती है? यस यस, देखो मैंने वर्ड यूज किया क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो जितने भी पॉइंट्स है ना, सही चाहे है। वो मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, इन्फ्लेक्शन हो, सैडल हो, तमाम पॉइंट्स जो होंगे वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन से हम्म, अनअफेक्टेड रहेंगे बिकॉज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट प्रिजर्व्स ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। और जैसे अगर कोई बहुत छोटा ठीक है, नंबर है उसका ठीक है। उसका आप लॉग ले लोगे तो वो भी जो है अच्छा खासा बड़ा होगा। तो जो छोटे नंबर से डिमिनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम होती है वो भी काफी हद तक अवॉइड हो जाती है इसमें लॉग लेने से। तो ये लॉग लेने के फायदे हैं। तो इस वजह से हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जो है नॉर्मल फंक्शन पे नहीं अप्लाई करते, हम उस पे उसका लॉग लेते हैं फिर अप्लाई करते हैं। तो ये मैथमेटिकल आसानी हमारी हो जाती है। सो अब इस ठीक फंक्शन है। पे लॉग अप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखो दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया। अब हमें तो पता है लॉग ऑफ हमार आवाज आ रही है? हेलो हमार हेलो। हमार हेलो, आई थिंक अभी ब्रेक हो गई थी, अब आ रही है। अब आ रही है। आ रही है ना? अच्छा मैं रुक गया था, मैंने कुछ बोला हम्म, नहीं था। अच्छा तो अगर लॉग ऑफ ए अच्छा, अच्छा। मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी हो तो वो क्या हो जाता है? वो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी हो जाता है, राइट? सही है। सो सही तो है। उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग बिकम्स समेशन ऑफ लॉग ऑफ दोस वेरिएबल्स। तो वो जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स जो है वो समेशन में चेंज हो गए, ठीक है जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे वापस से ये वापस से ये जो लॉग म्यू है और वन माइनस एक्स आई है, ये भी समेशन में चेंज हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास ये पावर्स जो हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं उससे पहले, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है।
सो ये जो एक्स आई है ये शुरू में आ जाएगा, एक्स आई मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ म्यू हो हाँ जाएगा। हाँ सही है सही है। ये तीनों, ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज है, बेसिक सिंपल ऑपरेशन है। सो अब हमारा ये बन गया लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, ये जो लास्ट स्टेप में हमारे पास है लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो अब हम इस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को क्या कहेंगे, इस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को हम जो है वो करेंगे, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स with real values is called monotonically increasing or monotonically decreasing if for all values of x and y such that x is less than equals to y, one has f of x less than equals to f of y. So basically ये monotonically increasing की mathematical definition लिखी हुई है, but I am pretty much sure that you have a clear idea what monotonically increasing is. Monotonically increasing function is a function which means कि अगर increase कर रहा है तो increase ही हाँ करता रहे, कभी decrease ना करे, वो increase ही होता रहे हमेशा, ठीक है। कांस्टेंट रह सकता है, हो सकता है कि इंक्रीज हो फिर थोड़ी देर कांस्टेंट रहे फिर वापस इंक्रीज हो, तो ये अभी भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वो फिर फंक्शन कांस्टेंट भी नहीं रह सकता, ठीक है। मतलब वो कांस्टेंट का मतलब कि देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन यू स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यूं रहे और फिर वापस स्टार्ट हो, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हैज टू बी लाइक दिस, वो उसमें कभी कोई कांस्टेंट रीजन नहीं आएगा, सही है। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये देखो, नॉर्मल लाइक्लीहुड फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं, जीरो से इक्वेट करूं और म्यू की वैल्यू निकालूं, और या मैं लॉग लाइक्लीहुड को डिफरेंशिएट करूं, जीरो से इक्वेट करूं और म्यू की वैल्यू निकालूं, वो दोनों म्यू की वैल्यूज पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सेम होगी फंक्शन की, ठीक है। तो ये जो 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 म्यू हम्म, की वैल्यू नॉर्मल फंक्शन को मैक्सिमाइज करती है, वही म्यू की वैल्यू लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगी, ओके। तो ये चीज जो ये प्रॉपर्टी हो रही है, ये इसकी वजह से हो रही है बिकॉज लॉग फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मैथमेटिकली इस बात को इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा जी, सो एमएल एस्टिमेशन करते हैं। तो एमएल एस्टिमेशन अगर हमें इस वाले प्रॉब्लम का करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर जीरो से इक्वेट करना होगा। सो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमने लिया, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे इतनी मैं अलजेब्रा पे जो है वो तवज्जो नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है आसान है। सो ये देखो, यहाँ पे ये जो आपका डेरिवेटिव ऑपरेटर है ये म्यू पे लगा हुआ है ना, तो ये मैं समेशन के साइन के अंदर लेके आ गया, हम्म, ठीक है। सो लॉग म्यू क्या होता सही। है, वो होता है वन अपॉन म्यू, ठीक है। तो वन अपॉन म्यू यहाँ पे आ गया, ये देखो, और यहाँ पे लॉग ऑफ वन माइनस म्यू है, तो इसका होगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, सॉरी माइनस वन अपॉन वन माइनस यू, वन माइनस म्यू। तो यहाँ पे ये आ गया, एंड ये वन अपॉन म्यू एंड वन अपॉन वन माइनस माइनस वन अपॉन वन माइनस म्यू, ये मैंने समेशन के साइन के बाहर निकाल दिया बिकॉज समेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगी हुई है, एक्स आई पे लगी हुई है। इस पूरी टर्म को मैंने क्या किया, जीरो से इक्वेट किया। सो जीरो से इक्वेट करने के बाद और थोड़ी सी अल्जेब्रिक मॉडिफिकेशन करने के बाद जो है ये हमारा ये बना। यहाँ पे मैंने म्यू को सेपरेट किया, ये वन अपॉन म्यू माइनस वन बना, और यहाँ पे भी मैंने इन समेशन साइंस को खोला, कांस्टेंट वन की समेशन कांस्टेंट हो गई और माइनस समेशन एक्स है, और नीचे डिनोमिनेटर वाले को भी स्प्लिट कर दिया, तो एक जगह पे कैंसिल होके वन बन गया, दूसरी जगह पे जो है वो समेशन वन अपॉन समेशन एक्स आई बन गया। समेशन वन एन टाइम्स क्या होता है, एन होता है, ठीक है। और ये चीज बन गई, और ये जो है ये इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो हमारे पास ये म्यू हैट आ गया, ठीक है। सो ये हमने म्यू हैट निकाला यूजिंग द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन टेक्निक, और उससे हमने ये गारंटी कर लिया कि जो म्यू हैट हमारा मीन था, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो हमारा, तो बेसिकली ये म्यू हैट क्या कह रहा है, हमने हमने हमारे एग्जांपल में हमने म्यू किसको कहा था, हमने हेड आने की प्रॉपर्टी को कहा था ना। तो ये बेसिकली हमें ये कह रहा है कि हमारा जो, अगर आप अपनी सीक्वेंस देखो, सो कॉइन वन के लिए
हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जितने भी आउटकम्स हैं वो सारे इवेंट्स उनको 0 1 0 1 0 1 करो और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 10 कर दो। फिर इसका कॉइन 2 का भी ऐसे ही करो, डिवाइडेड बाय ये कर दो। ठीक है, सो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये जो एस्टिमेट आया है इसमें इसमें मसले हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें इसमें मसले हैं बिकॉज ये ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा। ठीक है, तो दिस इज नॉट गिविंग यू ट्रू पिक्चर। ये कॉइन 1 के लिए तो चलो सही दे रहा है, 50-50 दे रहा है, लेकिन कॉइन 2 के लिए ये 20-80 दे रहा है। सो कॉइन 2 के लिए ये हमें सही सही पिक्चर नहीं दे रहा। ठीक है, the maximum accurate estimate is just the proportion of flips that comes out head. So proportion of ये जो coin 2 है उसके लिए कह रहा है कि 20% है, जो कि it's not fair. So there are some problems with this. ठीक है, वो problems यहाँ पे हैं। देखो, अगर हमारे पास हेड टेल है तो इसमें तो ये म्यू हैट 0.5 आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास एक हेड है 3 टेल है तो ये म्यू हैट जो है वो 0.25 आएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन वो एस्टिमेशन। ठीक है, और ये अगर सारे टेल है तो म्यू हैट 0 आएगा। सो द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व डेटा के बेसिस पे आपको रिजल्ट दे रहा है, ये कोई प्रायर बिलीफ नहीं दे रहा। ठीक है, कोई कोई मतलब जो प्रायर नॉलेज होती है ना, जैसे हमें पता है यार सिक्का जो है हमेशा 50-50% होता है, तो ये उस वाली बात को तो मद्देनजर रख ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ डेटा को देख रहा है और जो डेटा इसके सामने मौजूद है उस डेटा की बेसिस पे ये एस्टिमेट करके आपको दे रहा है। So which is not always a good thing. Sometimes it is good and sometimes it's not. So whenever you are in a non-parametric modeling scale, so वहाँ पे तो ये फिर भी आपको थोड़ा बहुत reasonable estimate दे देता है, but otherwise it involves a lot of problems. हमारा आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आई थिंक थोड़ी डिले होके आ रही है, तो मैं जब रिस्पॉन्स देता हूँ ना तो वो शायद तुम पहले बोल चुके हो तो। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सो अभी इस मसले को हल कैसे किया जाए? इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है, उसको कहते हैं MAP, मैक्सिमम ए पोस्टरी एस्टिमेशन। ठीक है, मैक्सिमम ए पोस्टरी एस्टिमेशन। सो ये जो मैक्सिमम ए पोस्टरी एस्टिमेशन है, दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ एस्टिमेशन टेक्निक जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो टेक्निक है इसके अंदर जो है वो प्रायर बिलीफ वाली जो चीज होती है, प्रायर बिलीफ जो होता है हमारा, उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, so we do have a prior belief of what we are having। जो प्रायर बिलीफ है उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और उस प्रायर बिलीफ्स की बेसिस पे हम अपने आप पोस्टीरियर बिलीफ, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज से फिर हम ये एस्टिमेट्स निकालते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बट पहले मुझे जो है मेरी बैटरी खत्म हुई लैपटॉप को, मुझे चार्जिंग पे लगाना। तो ठीक है, मैं अंसार से भी पूछ लेता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम जब तक ये करो मैं अंसार से भी पूछ लेता हूँ उसका वो फारिग हुआ कि नहीं। ठीक है।